तो लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ लिया था कि बैक बॉन्डिंग से मैंने आपको समझाया था कि जो बोरोन वाले हैं, बोरोन के हैलाइड्स से वो डाइमर नहीं बना के क्या करते हैं बेटा, पी पाई बैक बॉन्डिंग करते हैं। उन बैक बॉन्डिंग के बेस पे उनके एसिडिटी ऑर्डर भी पूछते हैं, लुईस एसिड उनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये अपन आगे चल के कभी पढ़ लेंगे। अभी तो हमारे वैसे खास जरूरत है नहीं है, क्लियर है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो लुईस एसिड कौन होता है बेटा, चलो छोड़ो उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम बीच में तुम्हें लुईस एसिड में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट मूवमेंट जो टॉपिक पढ़ते हैं इसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। जो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है देखो ध्यान से समझो बेटा। देखो पहले तो डाइपोल को पढ़ते हैं, मूवमेंट तो बाद की बात है ना। पहले क्या पढ़ते हैं बेटा, डाइपोल। कि डाइपोल का मतलब क्या होता है, जैसे अपने को पता है अर्थ के कितने पोल है, दो पोल है, एक नॉर्थ और एक साउथ। दोनों पोल एक दूसरे से ऑपोजिट है। पोल वर्ड क्या होता है, मतलब किसी चीज के दो किनारे, दो डिफरेंट है किनारे। अगर किसी चीज के किनारे दोनों डिफरेंट नहीं है तो हम इसे दो पोल नहीं बोल सकते, डाइपोल नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे, अगर दोनों किनारे सेम है तो ठीक है। दो डिफरेंट किनारे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दो डिफरेंट है। कि सर कोई दो डिफरेंट किनारे कैसे हो सकते हैं, जैसे अगर मैं एक बॉन्ड की बात करूं, जैसे मेरे पास HCl है, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, क्या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या, कि नहीं सर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। एक की क्या होगा पॉजिटिव तो एक पे क्या होगा नेगेटिव, बोलो कोई दिक्कत है। एक किनारे पे पॉजिटिव होगा डेल पॉजिटिव, क्यों आया डेल पॉजिटिव, सर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पूरा कलर रह गया, अपनी तरफ खींचा है। इस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में क्या हुआ, पोलराइजेशन। क्या हुआ बेटा, कि सर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी पोलराइजेशन मतलब एक तरफा हो जाना। क्या हो जाना बेटा, एक तरफा। तो जैसे मैंने HCl देखा तो इसमें Cl की तरफ हो गए सारे इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलते हैं पोलराइजेशन, मतलब पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो रखे हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे कंपाउंड में एक किनारा पॉजिटिव है दूसरा किनारा नेगेटिव है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, तो क्या इसमें एक डाइपोल है, फिर इसमें एक डाइपोल है, बोलो कोई दिक्कत है। इससे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या नहीं है बेटा, जीरो नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों ही फ्लोरीन ले लूं, दोनों ही क्या ले लूं बेटा, फ्लोरीन, मतलब दोनों एलिमेंट अगर सेम हो, तो क्या फ्लोरीन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है क्या, नहीं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से छीन सकता है क्या, एक सेकेंड, क्या हो गया ऐसे, जैसे मैं बात करूं क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, कि नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। नाइट्रोजन नाइट्रोजन से नहीं छीन सकता। तो इनके ऊपर कोई चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं, कोई चार्ज सेपरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, जीरो। ऐसे चीजों को हम बोलते हैं नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ कोई पोलराइजेशन है नहीं है। जबकि यहाँ पोलराइजेशन हुआ है तो इसे हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, आगे बात समझ। तो अगर मेरे पास कोई एटम ए और बी है, क्लियर है, तो अगर मैं कहूं कि बी ने इलेक्ट्रॉन छीने तो मैंने कहा उस पर पार्शियल -Q1 चार्ज आएगा, तो इस पे -Q1 आएगा तो इस पे क्या आएगा, बोलो कैसे दिक्कत है इसमें, जितना इस पे नेगेटिव आएगा उतना इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखो बड़ा ध्यान से कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कि जब इस पोलर कंपाउंड को किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने पे जो मोमेंट जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। अब वो होता कितना है उसको हम पहले तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। होता कितना है बेटा, तो देखो मुझे पता है कि अगर एटम ए और बी दो एटम है मेरे पास में, तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज डेल पॉजिटिव आए तो इस पे क्या आएगा, डेल ए नेगेटिव। चाहे चार्ज इससे लो चाहे चाहे चार्ज इससे लो, मुझे कोई दिक्कत है। करना क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज का मैं मॉडुलस ले रहा हूँ, इधर से लो चाहे इधर से लो मुझे कोई फर्क है। तो म्यू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के ऊपर आया हुआ पार्शियल चार्ज। बोलो कोई दिक्कत है। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू इनटू डी। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट वन है कि अगर हमें ना कुछ कहा गया, जैसे मैंने कहा ए और बी दिया और बताया नहीं कि चार्ज कितना है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेपरेशन मानना है। कितना मानना है, एक इलेक्ट्रॉन का, एक कूलम नहीं मानना है, एक इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बड़ा ध्यान से कि क्या होता है कि अगर अपने को चार्ज कूलम में डिस्टेंस मीटर में दी होती तो इसकी यूनिट क्या होती, कूलम मीटर। चार्ज कूलम में डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया तो क्या होता, कूलम में सेंटीमीटर। लेकिन इसकी यूनिट गिवन आती है डी बाई, क्या गिवन आती है, आप डी बाई तभी यूज कर सकते हो
जब आपके पास चार्ज तो होना चाहिए ईएसयू में, किसमें होना चाहिए, और डिस्टेंस होनी चाहिए सेंटीमीटर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, आई बात में। अब किस ईएसयू में कैसे निकालें, तो ध्यान रखना बेटा कि एक गुलाम में 3 × 10⁹ ईएसयू होते हैं। कितने होते हैं, क्लियर है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बेटा, 1.6 × 10⁻⁹ गुलाम इंटू 3 × 10⁹ 9। बोलो कोई दिक्कत है, मैंने क्या किया, इस गुलाम की जगह चार्ज का जो सी था गुलाम, इस गुलाम की जगह क्या रख दिया बेटा, ईएसयू। क्या रख दिया, सी की जगह वैल्यू रख दी 3 × 10⁻⁹ और इसको सोल्व आउट करोगे तो कितना आएगा, 4.8 × 10⁻⁻10 ईएसयू। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब आपको कुछ ना कहा जाए तो आप इतने चार्ज का सेपरेशन मानोगे ईएसयू में। वो तो इसकी यूनिट से होगा, कुलाम सेंटीमीटर दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कुलाम मीटर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डी बाई लिख दे तो आपको ये ईएसयू में लेना और ये सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, एक डी बाई इक्वल होता है बेटा 1 × 10⁻⁻18 सेंटीमीटर ईएसयू सेंटीमीटर के। सिर्फ ईएसयू सेंटीमीटर के बराबर नहीं है। जैसे मैंने आपको किसी एटम का चार्ज डाइपोल में लिख के दिया 5 डी बाई, ऐसे 5 डी लिखाएगा, क्लियर। तो आप क्या यूज करोगे, इस डी की जगह क्या यूज करोगे, 5 × 10⁻⁻18 ईएसयू डॉट सेंटीमीटर। आई बात में। मान लो आपका म्यू है, वो आया बेटा 20 × 10⁻⁻20 ईएसयू सेंटीमीटर। तो बताओ इसको कितना डी बाई लिखोगे, तो आप डी बाई का भी यूज कर सकते हो। जब 20 × 10⁻²2 × 10⁻18 ऐसे लिखो तो कोई दिक्कत है क्या, इस चीज का नाम डी बाई है। इस चीज का नाम क्या है, डी बाई। बाकी आपका पढ़ा रहेगा। बच्चे गलती क्या करता है, बच्चा ईएसयू इंटू सेंटीमीटर को डी बाई लिख देता है ना, ईएसयू इंटू सेंटीमीटर डी बाई नहीं है। डी बाई क्या है, 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। समझा क्या। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये डी बाई में गिवन है तो इन्हें लेना ईएसयू सेंटीमीटर में, और इसकी जो डी बाई की वैल्यू है, जैसे उसने 10 डी लिखा तो आप 10 डी को ऐसे लिखोगे, डी की ये वैल्यू होती है पूरी। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है, ये मैंने आपको भी समझा ही दिया। अब जो डाइपोल मोमेंट होता है ना बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्शन। अब जो फिजिक्स में तुम डाइपोल पढ़ते हो तो तुम्हारा क्या आता है, साइन का एकदम देखने का तरीका अलग होता है, अपने साइन अलग है। अपन देखते हैं जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर ही डायरेक्शन, क्योंकि यही तो हमने बात हुई थी भाई, पोलराइजेशन किसके कारण हुआ था, इलेक्ट्रॉन के जाने की तरफ से। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गए डायरेक्शन भी उसी की तरफ, मतलब अपन डायरेक्शन देते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जैसे अपने पास है HCl, तो बताओ HCl में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, क्लोरीन। तो डायरेक्शन भी क्लोरीन की तरफ है। और हमें पता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्लियर है। तो किसी बॉन्ड में कैसे रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये किसके लिए है बेटा, बॉन्ड में। अगर आपके पास कोई बॉन्ड दिया हुआ है तो पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की तरफ वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर कोई बॉन्ड नहीं होके कोई लोन पेयर है तो एटम से लोन पेयर की तरफ। जैसे ये आपके पास अमोनिया है, तो मुझे पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो बॉन्ड की डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, इस तरह से। ये क्या है बेटा, बॉन्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन जहां बॉन्ड नहीं है तो हमें तो इलेक्ट्रॉन की तरफ दिखाना है, तो एटम से लोन पेयर की तरफ। हर हर बॉन्ड का डाइपोल, इसका अलग है, इसका अलग, इसका अलग और इसका, हरी बात में। तो हर बॉन्ड का डाइपोल और बिना बॉन्ड के भी बेटा, अगर एटम और लोन पेयर है तो किसकी तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ। जिधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उधर ही है। अरे बोलो, समझा क्या। चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं डाइपोल मोमेंट फॉर होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, कि उन मॉलिक्यूल्स के जो क्या है बेटा, होमो डाइएटॉमिक है। होमो डाइएटॉमिक, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। डाई एटम का मतलब है दो एटम, मतलब ऐसे एटम जो दो एटम से मिलके बने हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलके बने और दोनों क्या होने चाहिए, सेम। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, H2Cl2 Br2 F2 I2 N2 O2, क्लियर है। अगर मैं इनमें बात करूं तो इनमें दोनों एटम सेम है, तो क्या इनमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, सर इनमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अरे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, गलत लिखा, म्यू इक्वल टू 0।
ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या आएगी 0। क्यों? क्योंकि म्यू क्या है बेटा, क्यू इंटू डी, और क्यू तो 0 है, तो म्यू कितना आएगा 0। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? समझ में आई? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल दो जे म्यू इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? इनका ये तो है ही, साथ में बॉन्ड भी कैसा है बेटा, नॉन पोलर। क्या बॉन्ड में कोई चार्ज सेपरेशन हुआ क्या? नहीं। तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है और बॉन्ड भी क्या है, नॉन पोलर। इसका जो बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड। दोनों ही नॉन पोलर। सिर्फ बॉन्ड और मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं क्या? मैंने कहा अभी थोड़ी देर रुको, अलग अलग आएंगे, अभी तो तुम्हें पता नहीं लग रहा, थोड़ी देर में। तो बॉन्ड भी नॉन पोलर और मॉलिक्यूल भी क्या है, नॉन पोलर। जैसे मैं बात करूं बेटा हेट्रो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए बात करूं बेटा? हेट्रो मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, और डाई एटम मतलब दो एटम। जैसे मैंने लिया HF, HCl, HBr। तो आपको पता है HF पे डेल पॉजिटिव, तो H पे डेल पॉजिटिव, तो F पे डेल नेगेटिव। HCl में इस पे पॉजिटिव, इस पे HBr में इस पे पॉजिटिव, इस पे, क्योंकि चार्ज सेपरेशन दो होगा, चार्ज सेपरेशन दो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो ये बॉन्ड कैसा हुआ बेटा, पोलर बॉन्ड। क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक क्या आपके पास डिफरेंस है कि नहीं, कैसे बॉन्ड पोलर है, पोलर कैसे है, कैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्टेड है, अरे बोलो, और इसका वेक्टर सम भी इधर ही आएगा। तो मॉलिक्यूल भी कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल की खासियत क्या होता है, उसका म्यू 0 नहीं होता, और हमें पता है इसका म्यू 0 कभी नहीं होना। चार्ज भी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी है, दोनों का मल्टीप्लाई 0। आगे बात समझ में? नेक्स्ट में बात करूं, जैसे HIA, IAF, ICL, IBCLF, BRCL, ये सब इसी के एग्जांपल है। क्योंकि इनमें देखो बेटा, इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव, इसमें आयोडीन पे पॉजिटिव तो F पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव तो क्लोरीन पे नेगेटिव, क्लोरीन पे पॉजिटिव तो F पे, और Br पे पॉजिटिव तो Cl पर है। आगे बात समझ में? इन मॉलिक्यूल का म्यू 0 नहीं होता, इन मॉलिक्यूल का म्यू क्या नहीं होता। अब बात करते हैं फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो या दो से मतलब तीन या तीन से ज्यादा एटम हो। जैसे मैंने सबसे पहले बात की बेटा BF3 की, किसकी बात की बेटा? अगर मैं BF3 मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइज, देखो डाइएटॉमिक तो हमेशा ही लीनियर होते हैं, डाइएटॉमिक हमेशा ही क्या होते हैं, लीनियर। इधर देख रहे, क्लियर है? लेकिन पॉलीएटॉमिक तो लीनियर नहीं हो सकते, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। सबसे पहले बात करता हूं मैं BF3 की, किसकी बात करता हूं, BF3। BF3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्या है बेटा? तो क्या sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल ऐसा ही दिखता है बेटा? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन। अब आपको पता है बेटा कि बोरॉन सेंटर में और फ्लोरीन इधर है, तो बोरॉन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बोरॉन पे पार्शियल है। तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा, हर बॉन्ड ऐसा दिखेगा? अब मुझे पता है बेटा सारे बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड भी बी ए बॉन्ड है, ये भी बी ए बॉन्ड है, और ये भी बी ए बॉन्ड है, तो सारे बॉन्ड सेम है। तो सारों के बॉन्ड डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, कि सर बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड लेंथ भी सेम है, चार्ज सेपरेशन भी सेम है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो क्या इस वाले के लिए डाइपोल भी म्यू आएगा, इस बॉन्ड का भी म्यू आएगा, और इस बॉन्ड का भी, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर, और इसकी डायरेक्शन है इधर। अब आपको पता है कि हर बॉन्ड कैसा है बेटा, पोलर है कि नहीं, कि सर सारे बॉन्ड पोलर है। किसे, किस बॉन्ड में पोलराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि सर इस बॉन्ड में पोलराइजेशन हुआ, कि मैंने कहा कैसे, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, मैंने कहा खींचे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर रहते हैं, इसकी तरफ नहीं होते। तो क्या इस बॉन्ड पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कि हाँ इस बॉन्ड का डाइपोल है। ऐसे इस बॉन्ड का भी है, ऐसे ही इस बॉन्ड का भी है। सारे बॉन्ड पोलर है, सारे बॉन्ड क्या है, पोलर। समझा गया यहाँ तक? जबकि होमोडाइटोमिक में तो बॉन्ड भी पोलर नहीं था, मॉलिक्यूल भी पोलर है नहीं था। अब आगे देखो, हमने देख लिया सारे बॉन्ड क्या है, पोलर, सारे बॉन्ड क्या है, पोलर। अब नेक्स्ट ध्यान से समझना बेटा, कि मेरे को तो पता है ये सबका जो मॉलिक्यूल है उसके लिए तो नेट इफेक्ट आएगा। मुझसे कोई पूछे पूरे मॉलिक्यूल का क्या करना है, तो हमने नेट इफेक्ट लेना है। मुझे पता है ये टोटल बॉन्ड एंगल 120 का है, ये क्योंकि sp2 में बॉन्ड एंगल 120 होता है। अगर टोटल 120 का है तो ये बॉन्ड कितने का है, इधर 60 इधर 60। तो देखो मैं इसके वेक्टर सम लूंगा तो इस तरफ कितना आएगा, म्यू cos 60, और इस तरफ क्या आएगा, म्यू sin 60। इसी तरह इसका क्या आएगा बेटा, इस तरफ म्यू cos 60, इस तरफ क्या आएगा, म्यू sin 60। तो क्या ये म्यू sin 60 को ले मरेगा, नेट क्या आएगा, नेट क्या आएगा, जीरो। समझा गया? अब देखो
नीचे की तरफ टोटल कितना हो गया 2 म्यू cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, और हाफ से हाफ करके नीचे की तरफ नेट क्या आएगा म्यू, तो नीचे भी म्यू ऊपर भी म्यू, आपस में कैंसिल है आउट। बोलो कोई दिक्कत है, इस बॉन्ड का भी तो म्यू ऊपर जा रहा था, तो नेट म्यू क्या आया 0। तो इस मोलिक्यूल का म्यू टोटल 0 है, तो पूरा मोलिक्यूल कैसा हुआ। अब समझ में आया, मैंने कहा बॉन्ड भी पोलर लेकिन मोलिक्यूल नॉन पोलर वाली कहानी। तो बॉन्ड तो कैसा है पोलर, बॉन्ड में कोई दिक्कत है कि जब क्वेश्चन इस तरह आता है कि BF3 में मोलिक्यूल में पोलर बॉन्ड है, सही बात है, मोलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर तो नेट बताएगा, क्या बताएगा, और नेट म्यू टोटल 0 है, इसलिए मोलिक्यूल कैसा है नॉन पोलर। तो हमने क्या सीखा कि सर होमोडाइएटोमिक थे, कौन थे बेटा, उनका बॉन्ड भी नॉन पोलर था, मोलिक्यूल भी नॉन पोलर था। हेट्रोडाइएटोमिक में बॉन्ड भी पोलर था, मोलिक्यूल भी पोलर था। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो बॉन्ड तो पोलर है लेकिन मोलिक्यूल कैसा है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, जैसे अपने पास अमोनिया है, क्लियर है, तो अमोनिया में मुझे पता है अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन टेट्राइडल होती है, तो मैंने टेट्राइडल बना दिया, ऐसा ही बनता है टेट्राइडल, बता एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और एक पे क्या आएगा लोन पेयर। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कि सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इन पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, यूं नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, और नाइट्रोजन से इधर जाएगा, तो क्या नेट जुड़ेगा कि घटेगा, नेट जुड़ेगा। इसका मतलब म्यू टोटल 0 के बराबर है नहीं है। बॉन्ड कैसा है पोलर, और मॉलिक्यूल भी कैसा है पोलर, आई बात समझ में। इसी तरह अगर मैं बात करूं CO2 की, किसकी बात करूं बेटा, अगर मैं CO2 की बात करूं तो ऐसा दिखता है CO2 बेटा। तो CO2 में मुझे पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल है पॉजिटिव। सेम कहानी इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इसका म्यू किधर जाएगा इधर, इस बॉन्ड का म्यू किधर होगा इधर। दोनों क्या म्यू एक दूसरे के बराबर होंगे, कि हाँ सर चार्ज बॉन्ड डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेपरेशन में दोनों बॉन्ड में क्या है सेम, इस बॉन्ड में जितना चार्ज सेपरेशन उतना इसमें चार्ज सेपरेशन है, इस बॉन्ड की जो लेंथ है वही इस बॉन्ड की लेंथ है, तो टोटल म्यू क्या आएगा बेटा 0। तो बॉन्ड कैसा है पोलर, लेकिन मोलिक्यूल कैसा है, आई बात में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बॉन्ड पोलर होना चाहिए क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड नॉन पोलर है तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा। ऐसे थोड़ा इसको कैसे बोलते हैं, ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल पक्का पोलर होगा क्या, कोई जरूरी नहीं है। ये एग्जांपल रहे, इसका बॉन्ड पोलर लेकिन मॉलिक्यूल क्या है नॉन पोलर। नेक्स्ट वन अपने पास BF2Cl, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, और अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी तो ऐसा ही आएगा, एक क्लोरीन, बाकी दो पे क्या है बेटा फ्लोरीन। अब देखो बेटा ध्यान से, इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग है, बोरोन क्लोरीन बॉन्ड, बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड की लेंथ क्या है अलग है, चार्ज सेपरेशन भी अलग होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी अलग है। तो अगर मैं कहूं इस बॉन्ड का डाइपोल म्यू1 है, तो क्या इसको मैं म्यू2 बोल दूं, कोई दिक्कत है, लेकिन इसका म्यू1 और इसका म्यू1 बराबर है क्योंकि दोनों सेम बॉन्ड है। फिर से वापस वही करेंगे बेटा, इसका इधर क्या आएगा म्यू cos 60, इधर क्या आएगा म्यू sin 60, इधर क्या आएगा म्यू cos 60, उधर क्या आएगा म्यू sin 60, ये दोनों एक दूसरे को ले मरेंगे। अब नीचे 2 म्यू cos 60 और cos 60 कितना होता है हाफ, तो नीचे कितना है म्यू1, ऊपर कितना है म्यू2, क्या नेट 0 आएगा क्या, तो नेट 0 नहीं आएगा, कम आएगा, लेकिन म्यू टोटल है 0 नहीं है। तो बॉन्ड भी क्या है बेटा पोलर बॉन्ड है, और मोलिक्यूल क्या है पोलर मोलिक्यूल। आगे क्वेश्चन में कि सर अब कहानी क्या, हमें हर बार ऐसा करना पड़ेगा, जो मेरा एक ट्रिक से तो 99% काम हो जाता है। एक आपने एक चीज देखी होगी कि बैंड उसी मोलिक्यूल की बच रही है जो सिमेट्रिकल है, जो क्या है, जैसे ये अनसिमेट्रिकल था, CO2 सिमेट्रिकल था, बैंड बच गई, म्यू टोटल 0 आ गया था। अमोनिया सिमेट्रिकल नहीं था बेटा, हर तरफ सेम थोड़ी था, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ लोन पेयर है, तो इसके पास भी रेगुलर ज्योमेट्री नहीं थी, बैंड इसकी बच गई, इसकी बैंड बची नहीं बेटा। ये सिमेट्रिकल था BF3, ये क्या था बेटा, इसलिए 0 हो गया। तो मैं कह सकता हूं जो प्योरली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है हर तरह से, उसका म्यू क्या आएगा 0। आपको फिजिक्स में पढ़ाते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए वेक्टर सम क्या आता है 0, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल हुआ तो उसका डाइपोल क्या आएगा 0, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज ए 0। आगे बात में चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे अपने पास है PH3 क्या है बेटा
आपको पता है पीएच थ्री हाइब्रिडाइजेशन तो करता ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन करता ही ये ड्रेगो रूल के हिसाब से चलता है, और ड्रेगो रूल के हिसाब से इसकी आउटर मोस्ट क्या है 3s2 3p3, ये होता है बेटा। तो ये रहा 3s2 और ये रहा 3p3, तीन हाइड्रोजन आएंगे बेटा, और क्या करेंगे बेटा डायरेक्ट sp ओवरलैपिंग या ps ओवरलैपिंग, बोलो कोई दिक्कत है? अब इसका जो बॉन्ड होगा वो बनेगा तो ऐसे ही, एक पे क्या आएगा लोन पेयर, बाकी तीन पे क्या होंगे हाइड्रोजन, लेकिन ये सब 90 डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है 90 डिग्री पर है असल में। लेकिन मुझे पता है कि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी बेटा, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, कौन कल बाहर इसेक्ट पे है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, तो क्या ये बॉन्ड पोलर होगा क्या, फॉस्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर होगा क्या? अरे बोलो, किस तरह बॉन्ड पोलर है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो बॉन्ड कैसा है नॉन पोलर, ये बॉन्ड भी कैसा है नॉन पोलर, लेकिन फॉस्फोरस से लोन पेयर की तरफ तो वेक्टर सम आएगा कि नहीं आएगा डाइपोल, तो बॉन्ड तो नॉन पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, समझा क्या भाई, पीएच3 मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर है नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉस्फोरस हाइड्रोजन की नियर बाई सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पोलराइजेशन बहुत है कम है, लेकिन फॉस्फोरस से लोन पेयर की तरफ तो जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है? पक्का, चलो जी। अब देखो बड़ा ध्यान से, एक तो अपना है कि इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल इज ए सिमेट्रिकल, अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ये पक्का 100% हर मॉलिक्यूल पे वर्क करता है, इससे हम लगभग मॉलिक्यूल हटा, लगभग क्या सभी मॉलिक्यूल आते हैं, लेकिन हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक और है, वो थोड़ी थोड़ी फेल होती है कभी कभी तुम्हारी तरह, बाकी है ठीक, बाकी है ठीक। क्या है बेटा, इफ सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर, अगर किसी सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है नहीं है, एंड ऑल सराउंडिंग आर ए सेम, देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मैं नॉन पोलर सिखा रहा हूँ, क्या ट्रिक अपनी कि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए और सारे सराउंडिंग क्या होने चाहिए सेम, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री, उसका डाइपोल क्या आएगा जीरो, पर ये थोड़े से मॉलिक्यूल पे वर्क नहीं करते, ठीक है, वो कौन से नहीं करते हो समझ जाएंगे। जैसे अपने पास CH4 है, तो क्या इस पे सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, स्ट्रक्चर बनाओ, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे सराउंडिंग क्या है सेम, तो म्यू टोटल क्या आएगा जीरो, वेक्टर सम जीरो आएगा। इसी तरह H2 है, सारे सराउंडिंग सेम है क्या है, लेकिन सेंट्रल पे क्या है लोन पेयर, म्यू टोटल जीरो नहीं आएगा, म्यू टोटल क्या आएगा, इसकी इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, और इनके बीच में से नेट आ जाएगा कहीं पर, क्लियर है। जैसे CCl4 है, तो CCl4 के सारे सराउंडिंग क्या है सेम, सेंट्रल पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो कैसा होगा नॉन पोलर, इनकी स्ट्रक्चर में सिखा चुका हूं ना, CS2Cl2, मुझे दिख ही रहा है लोन पेयर देखने की जरूरत क्या है, सारे सराउंडिंग ही सेम नहीं है, सारे सराउंडिंग सेम है, और सारे सराउंडिंग सेम नहीं है इसका मतलब पोलर, क्या हुआ पोलर, सारे सराउंडिंग सेम और लोन पेयर नहीं होने पे नॉन पोलर होता है, क्या होता है CHCl3 क्या होगा पोलर, क्या होगा PF5, सारे सराउंडिंग सेम है कोई लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर बना के देखो बेटा, तो क्या आएगा नेट क्या आएगा जीरो, कैसे नेट जीरो आएगा कि ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन की बैंड बजा देगा, अब बच्चे ये तीन फ्लोरीन, तो ये तो sp2 वाले जैसे ही हो गए, अभी BF3 वाला एग्जांपल था भाई, ये तीनों इन तीनों का इधर नेट आएगा, दोनों का 120 के बीच में आएगा नेट, और क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, अरे बोलो। अब XCF4 क्या है बेटा, अब देखो XCF4 की अगर बात करें, इन ये मॉलिक्यूल जो अपने आपको अपने जस्ट हिस्ट्री को फॉलो नहीं करते, जैसे XCF4 की स्ट्रक्चर बनाओ तो यही आएगी बेटा, तो हमारा रूल क्या था कि बेटा सेंट्रल एटम पे सारे सराउंडिंग क्या होने चाहिए सेम, तो वो तो सेम है, सेंट्रल पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके सेंटर पे तो क्या है लोन पेयर है, फिर भी पोलर है नॉन पोलर है, फिर भी क्या है, और हमने कहा था कि सेंट्रल पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए और सारे सराउंडिंग क्या होने चाहिए सेम, वही नॉन पोलर था, फिर भी ये नॉन पोलर है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कि सर कैसे, इसलिए मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर बनाना हमेशा, क्या बनाना बेटा स्ट्रक्चर, देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आगे सुने क्योंकि ऑपोजिट लगाएंगे ना, अब इस लोन पेयर का किधर होगा ऊपर, इस लोन पेयर का किधर होगा, म्यू टोटल क्या आएगा, समझा क्या। नेक्स्ट वन जैसे I3- है, अब I3- की स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ऐसा ही आता है, तो वैसे भी बेटा इस बॉन्ड में क्या है पोलराइजेशन ही नहीं है, ये आयोडीन और आयोडीन तो सेम है, तो बॉन्ड तो कैसे है नॉन पोलर, बॉन्ड कैसे है, और आपको पता है ये लोन पेयर एक दूसरे के 120 डिग्री पर है, कितने पर है, तो क्या इनका नेट जीरो आएगा कि नहीं आएगा,
जो चीज एक दूसरे के 120 पर उनका नेट क्या आएगा, 0। समझा क्या? सेम कहानी ICl2 की है। इस बॉन्ड का ऊपर होगा, इस बॉन्ड का क्या होगा, नीचे। और लोन पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो यही तो मैंने समझा है कि जो अपनी ट्रिक है वो इन पे फेल है। हमारी ट्रिक क्या है, सारे सराउंडिंग सेम होने चाहिए और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। इन पे तो लोन पेयर होते हुए भी 0 आ रहा है, क्योंकि लोन पेयर की पोजीशन इस तरह से आ रही है कि वो सिमेट्रिकल आ रही है। क्या आ रही है बेटा, सिमेट्रिकल। देख लो एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। इससे ऊपर जैसे लोन पेयर आ रहे थे H2, सिमेट्रिकल नहीं आ रहे। आ रही बात में? तो अपने को तो स्ट्रक्चर बना लेने, स्ट्रक्चर है बना ले। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब जैसे CS2 है, CS2 कैसा है बेटा, लीनियर कैसा है, और लीनियर वाले मॉलिक्यूल तो एक दूसरे को पक्का कैंसिल आउट करके ही मानेंगे। और वैसे भी बेटा मुझे पता है सल्फर और कार्बन की में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता। कौन कल बाहर इसक पे, तो आयोडीन सल्फर कार्बन क्या होते हैं, नियर बाई सेम। बस सल्फर की मामूली से ज्यादा होती है, ज्यादा ज्यादा भी नहीं होती। अब देखो बेटा, तुमने फिजिक्स में पढ़ा है वेक्टर, आपको पता है बेटा अगर एक इधर म्यू 1 इधर क्या है म्यू 2, अगर दो वेक्टर किसी एंगल थीटा से हैं तो उनका नेट सम क्या आता है बेटा, जो नेट आएगा म्यू टोटल वो क्या आएगा बेटा, म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। आरी बात समझ का रूट, ये आपने पढ़ रखा है बेटा। दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं ये फिजिक्स में तुम्हें खूब पढ़ा है। अब देखो बेटा ध्यान से कि अगर मैं कहूं तुम्हें कि जो हमारा म्यू टोटल है वो किसके इक्वल है बेटा, रूट म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कोस थीटा। आपको पता है जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कोस थीटा की वैल्यू कम होगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम। और कोस थीटा की वैल्यू कम होगी तो म्यू टोटल भी क्या होगा, कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू बढ़ने से म्यू टोटल घटता है, म्यू टोटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये हमसे क्वेश्चन थीटा की बोला है मैंने, कोस थीटा नहीं बोला है। मैंने बोला थीटा के इनवर्सली है, कोस थीटा के नहीं बोला है। अरे बात में तो थीटा बढ़ने से म्यू टोटल क्या होता है, कम। तो मैं तुम्हें सीधा कहूं कि दो वेक्टर है, एक 50 डिग्री पर, एक दोनों एक दूसरे से 100 डिग्री पर, बताओ किसका सम ज्यादा आएगा, 50 वाले का। किसका ज्यादा आएगा, 50। अब अगर मैं एक एग्जांपल के लिए कहूं कि मैंने कहा दो वेक्टर है बेटा, एक में दो बॉन्ड है, इसका भी म्यू टोटल म्यू 1 है, इसका म्यू 1 क्या है कि म्यू 1 म्यू 2 बराबर है म्यू के, इसका भी म्यू है, इस बॉन्ड का भी क्या है म्यू। दोनों का वेक्टर क्या है बेटा, डाइपोल क्या है, सेम। तो मैंने कहा म्यू 1 म्यू 2 बराबर है म्यू के, किसके बराबर है, म्यू के। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं कहता थीटा 0 डिग्री होता, थीटा कितना होता, तो म्यू 1 स्क्वायर की जगह क्या आता, म्यू स्क्वायर। म्यू 2 की जगह भी क्या आता, म्यू स्क्वायर। 2 म्यू 1 म्यू 2, तो यहाँ पर भी म्यू, यहाँ पर भी म्यू, तो क्या हो जाता है 2 म्यू स्क्वायर। और कोस थीटा में थीटा 0 है तो कोस 0 कितना होता है, 1। तो इसको सोल्व आउट करूंगा तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 म्यू स्क्वायर। और 4 म्यू स्क्वायर का रूट क्या आएगा, 2 म्यू। मतलब अगर एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है डाइपोल और दूसरा डाइपोल उसके जस्ट पीछे आ रहा है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में। समझा क्या? अगर मैं कहता थीटा 90 है, थीटा क्या है, तो फॉर्मूले में क्या होता, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर कोस 90 कितना होता है, 0। भाई मैं यहाँ थीटा की जगह 90 नहीं रखता तो कोस 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती है बेटा, 0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझा क्या? चलो जी। अब क्या अपने पास ये तो 0 हो गया, तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर क्या आ गया बेटा, 2 म्यू स्क्वायर। तो रूट 2 म्यू, रूट 2। तो देखो थीटा बड़ा म्यू टोटल घटा। अगर थीटा 120 होता तो यहाँ पे मैं cos थीटा की जगह क्या रखता, थीटा 120। और cos 120 क्या होता है, माइनस हाफ, क्या होता है बेटा। और आपको पता है इसकी वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो फॉर्मूला क्या है अपना, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, तो 2 से 2 कट जाता। और ये आपस में कट के कितना आता, म्यू टोटल है म्यू। और आप याद करो अपन ने BF3 वाला एग्जाम्पल में जो दोनों ये बॉन्ड थे, ये दोनों एक दूसरे के 120 पे थे, और इनका नीचे याद करो नेट म्यू आया था। और अगर 180 होता कितना होता बेटा, तो 180 में कितना आ जाता, 0। समझाने की जरूरत थी। समझा क्या? अब देखो बेटा बेंजीन है, बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि सर बेंजीन नॉन पोलर कैसे होता है। देखो बेंजीन का पहले तो हर बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कैसा होता है बेटा, और sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो उसके हर बॉन्ड में एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा बेटा, इस तरह से। तो इसका जो नेट आएगा वो क्या आएगा, 0। नेट क्या आएगा, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को नेट क्या कर देंगे बेटा, 0। भाई इसका वेक्टर सम इधर आएगा, इसका वेक्टर सम इधर आएगा, हाइड्रोकार्बन की ज्यादा है ना, और सब एक दूसरे के ऑपोजिट आगे एक दूसरे को क्या कर देंगे, 0। तो बेंजीन अपनी तरफ से कृति भर भी कुछ नहीं करता बेटा,
बेंजीन खुद क्या है, नॉन पोलर, उसकी वजह से कोई भी पोलराइजेशन जनरेट नहीं होती। अब देखो बेंजीन में जहां पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, अगर बेंजीन पे क्लोरीन जोड़ दिया तो उस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो, क्या बोलते हैं, उससे आगे वाली दोनों पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, इन पोजीशन का नाम है ऑर्थो, उससे आगे वाले दोनों को मेटा, उससे आगे वाली को पेरा। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की पोजीशन बदल दूं, या मतलब यहां लगा दिया मैंने, जैसे ये बेंजीन होना चाहिए, यहां ब्रोमीन है, तो ये क्या होगी, ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब होता है पहला, मेटा का मतलब दूसरा, पेरा का मतलब है तीसरा। तो अगर यहां से देखूं तो देखिए ऑर्थो मेटा यहीं से होते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, ऑर्थो, ये दोनों क्या होंगे, मेटा, और ये क्या होगा, पेरा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा है तो ये दोनों पोर्शन क्या कहलाएंगे, ऑर्थो, ये दोनों मेटा, और ये क्या कहलाएगा, पेरा। उनका क्या, जैसे ये अपने पास है, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं, इसमें कोई ऑर्थो पैरा लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बेंजीन में आप कहीं पे भी क्लोरीन जोड़ दो क्लोरोबेंजीन निकलेगा। अब बेटा यहाँ पे कार्बन और यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, तो क्या इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल है, तो क्या इसका नेट डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो क्या इसका म्यू टोटल जीरो होने वाला है क्या, कि सर इसका म्यू टोटल जीरो नहीं होने वाला। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल, कैसा है, जैसे हमने बात करें बेटा इसकी, अगर मेरे पास एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो, देखो तुम में से अगर किसी को ये नोमेनक्लेचर नहीं आ पा रहा ऑर्गेनिक का, तो ये ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में जाएंगे, है ना, उसमें पढ़ लेंगे। आप तो बस डाइपोल पे फोकस करो, किस पे फोकस करो, कई बार क्या होता है अपने को इनमें फंस जाते हो तुम, कि सर ऑर्थो कैसे लिखा, डाई कैसे लिखा, तो ऑर्गेनिक में आ जाएंगे ना, तुम्हें क्या टेंशन है। तुम तो डाइपोल को देखो, मैं भी जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उनका डाइपोल देखो सही चमक रहा है क्या, क्योंकि बहुत सारे पोर्शन तो ऑर्गेनिक में भी है। तुम तो इसको देखो, अगर मैंने कहा दो आपके पास क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, दो, और दोनों क्लोरीन एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर है, देखो ये क्लोरीन यहां जुड़ा हुआ, ये क्लोरीन है यहां जुड़ा हुआ, इस तरह से। तुम नाम में मत फंसना कि सर इसका नाम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन क्यों है, वो ऑर्गेनिक में देख लेंगे, यही होता है बेटा। अब मुझे पता है कि इस बॉन्ड के अंदर क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है, तो इसका जो आएगा वो वेक्टर सम इधर की तरफ आएगा बेटा, तो इसका किधर आएगा, इधर, तो नियर बाय बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60। अगर क्लोरीन यहां नहीं होके एक दूसरे के मेटा पे होते, देखो ये दोनों एक दूसरे के मेटा पर है, इसके हिसाब से देखूं तो ऑर्थो मेटा, इसके हिसाब से देखूं तो ऑर्थो मेटा, तो दोनों एक दूसरे के मेटा पर। नाम में मैं अभी भी कहता हूं फंसने की जरूरत है नहीं है, तुम तो डाइपोल पे फोकस करो। तो अगर डाइपोल को देखूं तो इस कार्बन और क्लोरीन में से ये इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है, बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। तो इसका वेक्टर सम किधर आएगा, इधर, इसका वेक्टर सम किधर आएगा, इधर। दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का है, 120 का, कितने का है, हरी बात में, और दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 120 का है, तो नेट क्या आएगा, दोनों के बीच में आएगा कहीं पर। इसी तरह एक क्लोरीन है बेटा यहाँ पे, एक दूसरे के पैरा पर है, कहां पर है, पैरा का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये देखो इसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा, इसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा मतलब एक दूसरे के एंटी। तो अगर ये क्लोरीन है तो इस पे डेल नेगेटिव आएगा, तो इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है पॉजिटिव, इसी तरह इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है, ऐसे ही आएगा बेटा। और दोनों एक दूसरे किस पे बेटा, 180 पे, किसमें बेटा, 180 पे। अब हमसे पूछता है कि इन तीनों में से डाइपोल किसका ज्यादा है, तो हमें पैरा वाला साफ साफ दिख रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, तो सबसे कम तो किसका है, पैरा का। और अगर मुझसे ऑर्थो और मेटा का कोई पूछे, तो मुझे दिख रहा है कि बॉन्ड थीटा बढ़ने से क्या होता है बेटा, कम होता है, तो ऑर्थो का ज्यादा होगा, इससे मेटा क्या, मेटा का ज्यादा होगा पैरा से। नाम में फंसने की जरूरत नहीं है, तुम तो स्ट्रक्चर दो तो निकाल दोगे कि इसको ऑर्थो क्यों बोलते हैं, इसको मेटा क्यों बोलते हैं, इसको पैरा क्यों बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक के नाम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। इसी तरह से बेटा देखो अपने पास क्या है कि ध्यान समझो कि ये टोलुइन, इसका नाम टोलुइन होता है। अब नाम टोलुइन ही क्यों होता है वो तो ऑर्गेनिक में देख लेंगे, वैसे भी इसने कॉमन नेम है, इसका नाम टोलुइन है तो है। इस चीज का नाम क्या है बेटा, टोलुइन। अब मुझे पता है बेटा कि जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, बेंजीन का कार्बन कैसा होता है, और ये कार्बन कैसा है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज है।
तो ये sp2 है, ये sp3 है, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है, अगर किसी दो एटम सेम आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। और कार्बन जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पार्शियल है। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, दूसरी तरफ। तो जैसे बेटा मेरे पास एक CH3 और एक Cl है, एक CH3 और एक है, तो आपको पता है ये CH3 किधर दिखाएगा, बेंजीन की तरफ डाइपोल दिखाएगा, और ये क्लोरीन किधर दिखाएगा, अपनी तरफ, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे अपने पास ऐसे लिख के दे दे कि एक CH3 लिख दे और एक क्लोरीन, तो क्लोरीन का इस कार्बन से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन की तरफ, और इस कार्बन से ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस तरफ आएगा। तो ऐसा ही वेक्टर सम आएगा। लेकिन अगर इसको तो ऑर्थो बोलेंगे, देखो ये दोनों एक दूसरे के काम पर हैं, ऑर्थो पर, ये दोनों एक दूसरे के मेटा पर हैं, तो इस CH3 का तो सम इधर आएगा और इस क्लोरीन का सम किधर आएगा, इधर। और जब पैरा पे होंगे तो इस CH3 का सम कहां जाएगा, नीचे, और इसका कहां जाएगा, और नीचे। इस तरह ऐसा क्यों, क्योंकि बड़ा सिंपल है, ये CH3 यहाँ लगा हुआ है, ये क्लोरीन है यहाँ, ये क्लोरीन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड का सम क्या होगा, हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है। तो इस कार्बन और इस क्लोरीन में से इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। सेम कहानी इस CH3 और कार्बन की, इस CH3 और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बेंजीन वाला कार्बन है, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसका सम किधर आएगा, इधर। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो कई बार बच्चे से इसमें क्या गलती हो जाती है कि बच्चा इससे बॉन्ड एंगल मान बैठता है कि ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, क्लियर है, और ये 180 डिग्री। बट आपने फिजिक्स में पढ़ा है ये ऐसा नहीं होता। ये कितना है बेटा, दोनों एक साथ जुड़ेंगे एक चीज में, आर्य वास में, और ये जुड़ेंगे तो सिंपल सी कहानी है, ये क्या, जिसमें तो 0 डिग्री बॉन्ड एंगल है ना, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनमें तो बॉन्ड एंगल है ही नहीं, तो ये तो 0 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 0। सेम कहानी बेटा आपको ऐसे नहीं होता, वेक्टर में आप ऐसे पढ़ते हो, इस तरह का वेक्टर सम आना चाहिए। तो आपको क्या करना होता है बेटा, ये इस तरह से दिया हुआ है, इसको आगे बढ़ा दो, क्या कर दो, जिसमें बढ़ा रखा है ना आपको, इस तरह से, इस तरह से तो है, देखो ये वाला, इसको आगे बढ़ा दो बेटा। अब कितना बॉन्ड एंगल है, अगर ये 120 है तो ये कितना है, 60। और जो ऑर्थो वाले में आपको दिख रहा है कि ये तो ऐसे है और ये ऐसे है, तो आप इसको आगे बढ़ा दो, तो ये 60 है तो ये कितना है, 120, और हमें ये एंगल देखना होता है। तो ये एंगल 120, और जहां बॉन्ड एंगल 120 वहां पे डाइपोल क्या होगा, कम। और ये 0 है, ये कहना है 0, ये 60 और ये 120। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, पैरा का, फिर मेटा, फिर नेक्स्ट वन है, इसकी बात करें। देखो बेटा क्या होता है, साइनाइड एक लीनियर कंपाउंड होता है, कैसा कंपाउंड होता है, लीनियर। तो देखो बेटा ध्यान से, मैंने आपको ऑर्गेनिक वालों की हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाई थी बेटा। तो देखो इस कार्बन होता है, इसकी इस तरह से साइनाइड का स्ट्रक्चर होती है, ये इनऑर्गेनिक में आते रहते हो तो सीखते जाते हो आगे चल के। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, कैसा हाइब्रिडाइज है, कैसे कह सकते हो sp है, किस तरह, इसमें दो सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन भी कैसा है बेटा, sp हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन कैसा है, sp2। ये कार्बन कैसा है, होने को तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, लेकिन आपको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp हाइब्रिडाइज, और sp हाइब्रिडाइज वाले की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल है, तो क्या इसका वेक्टर सम ऊपर जाएगा। सेम कहानी, इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल है। लेकिन ये मॉलिक्यूल लीनियर है, इससे कैसे, क्योंकि बेटा इस कार्बन की sp हाइब्रिडाइज थी, और sp हाइब्रिडाइज कैसे होते हैं, लीनियर। तो ये क्या एकदम ऊपर की तरफ जाएगा, ये जस्ट नीचे की तरफ आएगा, नेट क्या आएगा, 0। नेट 0 है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर, कैसा हो गया। लेकिन यही चीज जब मैं इसके पास ले गया, इस पे क्या लगे हुए, OH ग्रुप, क्या लगे हुए हैं। अब देखो OH ग्रुप लगे हुए हैं तो मुझे पता है कि इसी तरह से लगे हुए होंगे। अब देखो यहाँ पे OH है, ऑक्सीजन है बेटा, इस ऑक्सीजन की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ऐसा होता है ये, ध्यान से देखो, क्योंकि इस कार्बन के ऑक्सीजन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। और आपको पता है ऑक्सीजन जब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पे रखता है, 2 लोन पे रखता है। ये ऑक्सीजन भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पे रखता है, 2 लोन पे रखता है। तो आपको नहीं लगता ये टेट्राहेड्रल है, तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता,
तो क्या इसका नेट जीरो आएगा क्या? भाई इसका जो म्यू आएगा वो इस तरफ आएगा, इसका म्यू आएगा वो इस तरफ आएगा, तो क्या नेट जीरो आएगा? तो अगर आपके पास बेंजीन तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन बच्चे को क्या लगता है बेटा यहाँ पे कि इस OH का ऊपर इस OH का नीचे म्यू जीरो आएगा, लेकिन लिटरली में म्यू जीरो क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि लीनियर नहीं है। क्या नहीं है? ये भी टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल लीनियर है। लिटरली में क्या होता है बेटा? ऐसा दिखता है मॉलिक्यूल, फिनोल होता है वो तो या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा, लेकिन लीनियर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो नेट जीरो भी नहीं होगा। असल में जो डाई अगर दोनों तरफ OH ग्रुप लगे हुए हैं तो ये नेट जीरो नहीं दिखाएंगे। इनके बारे में अपने को और ज्यादा मजा तब पाएगा पढ़ने में जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑर्गेनिक। ये वाली स्ट्रक्चर जब ऑर्गेनिक में फिर से आएंगी तब अपन इनको और डिटेल से पढ़ेंगे। असल में अभी तो मैंने जस्ट आपको हिंट देके छोड़ दी, अपना मेन काम डाइपोल निकालना था, इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ना नहीं था। असल में ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं तो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बस मैंने एक बार आपको हिंट के फॉर्म में पढ़ा दिया है कि क्या होता है, कि आप कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो कर सको। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? कि सर आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा बॉन्ड तो कोवेलेंट है लेकिन उसके लक्षण आयनिक है, कैरेक्टर उसके आयनिक है। कि सर किसी की कैरेक्टर मतलब जैसे मैं तुम सबको कहूं जैसे तुम सब इंसान हो, लेकिन अपन किसी को नहीं कहते ये बंदर है। तो मैंने अगर किसी को कह दिया ये बंदर है, इसका मतलब बंदर थोड़ी है, उसमें बंदरों वाले गुण है। तो बंदरों वाले क्या है? जैसे कोई बहुत तेज दीवार पे चढ़ता, कहता है यार तू तो एकदम बंदर जैसी फुर्ती है तेरे में। बंदरों वाले गुण काम, जैसे अपन ने कई बार अखबार आता है जानवर ने दिखाई इंसानियत, वो इंसान थोड़ी बन गया, उसने क्या किया? इंसानों वाले गुण दिखाए, है तो वो जानवर ही। अखबार ने नहीं कहा कि इंसान बन गया, वो जानवर ने दिखाया इंसान, मतलब है तो वो जानवर ही, है तो वो। तो सेम कहानी है, कई बार आता है इंसान ने दिखाया जानवरों वाले गुण, अखबार में आता वो जानवर नहीं बना है इंसान। ठीक है, तो बॉन्ड तो कोवेलेंट है लेकिन गुण आयनिक दिखाना। कि आयनिक का मतलब क्या होता है? मैंने कहा आयनिक क्या होता है बेटा कि एक पे कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर होना चाहिए, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, यही होना चाहिए। हम पढ़ के हैं NaCl, Na पे पॉजिटिव, Cl पर है नेगेटिव। क्लियर है? तो ये कंपाउंड क्या है? कैटाइन और ये के एनाइन, यही तो था आयनिक बॉन्ड। लेकिन आप ध्यान से देखो कि एक HCl है मॉलिक्यूल, इस पे डेल पॉजिटिव आ गया, इस पे डेल है, क्या हमने नहीं देखा इसमें आयनिक बॉन्ड के करेक्टर आने लग गए? कैसे करेक्टर आने लग गए? आयनिक बॉन्ड के करेक्टर आने लग गए। जो पोलर बॉन्ड थे, जितने हम पोलर बॉन्ड पढ़ के आए, उन सब में चार्ज सेपरेशन होने लगा कि नहीं लगा? ये तो अगर पूरा हो जाए तो आयनिक बन जाएगा, पूरा हो जाए तो क्या बन जाएगा? हमारी बात में गुण तो आने लगे। भाई एक जना बंदर की तरफ पेड़ पर चढ़ रहा है, वो बंदर नहीं बन चुका, उसकी तरफ तेज चढ़ रहा है, बस उसी बेस पर हमने उसको बंदर बोल दिया। तो हमने कहा गुण तो आने लग गए, जैसे गुण आने लग गए तो हमने क्या नाम दे दिया? आयनिक कैरेक्टर। बॉन्ड कोवलेंट ही है लेकिन उसमें कैरेक्टर किसके हैं? आयनिक बॉन्ड जैसे, उसे क्या बोलते हैं? आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? क्योंकि बेटा आयनिक कैरेक्टर पोलर बॉन्ड में होता है तो हम निकालते हैं म्यू। क्या निकालते हैं बेटा? तो म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल, और परसेंटेज किसमें निकलते हैं? 100 में। कि सर अब देखो हमेशा एक्सपेरिमेंट अपॉन थ्योरेटिकल होता है। अब बच्चे की समस्या आती है, क्वेश्चन में गिवन आता है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों, एक्सपेरिमेंटल गिवन आता है, अब बच्चे को समझ में नहीं आता, वहां से लिखता है एक्सपेरिमेंटल, वो लगता है कि फॉर ए मॉलिक्यूल म्यू इज, अब बच्चा कंफ्यूज कि एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल। अब खुद सोच के देखो कि किसी क्वेश्चन में जो दिया गया है वो एक्सपेरिमेंटल होगा कि थ्योरेटिकल होगा? एक्सपेरिमेंटल होगा। तुम कौन से एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने वाले हो? तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो भी म्यू दिया जाएगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा, मतलब ये गिवन डाटा होगा। आई बात में? हाँ हो सकता है आयनिक कैरेक्टर दे दे तो एक्सपेरिमेंटल पूछ सकता है। आगे बात में? तो क्या सर थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे? मैं ही तो सीख के आए हो तुम, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब ये आपको ही निकालना है। आगे बात में? ये गिवन आएगा, ये आपको निकालना है। म्यू एक्सपेरिमेंटल जो है थ्योरेटिकल देते क्या आ जाएगा? परसेंटेज आयनिक के कैरेक्टर। तो कैसे निकालोगे? जैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl if bond length is 1.34 एंगस्ट्रॉन एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.05 d। डाइपोल मोमेंट दे रहा है, इसका मतलब जो भी दिया गया वो तो क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंटल। क्या है बेटा? थ्योरेटिकल निकालना है। थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो क्या हमें डिस्टेंस दी हुई है 1.34 एंगस्ट्रॉन, मैंने कहा सेंटीमीटर में चाहिए। क्या चाहिए? सबसे बड़ी गलती होती है बच्चा इस 1.34 को ऐसे लिख देता है, 1.34 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, इससे सोल्व कर देता है। मैंने कहा सेंटीमीटर में लो, क्योंकि यहाँ डिवाइड में दिया हुआ है। किसमें दिया है?
हाँ, यहाँ कूलाम मीटर क्यूब में गिवन होता, कूलाम मीटर में गिवन होता तो मैं ले लेता। मुझे सेंटीमीटर में चाहिए तो मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। एंगस्ट्रॉन को सेंटीमीटर में आता, -10 की पावर -10 को क्या कर दिया, -10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये शिकार का सबको, बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन, हमें पता है चार्ज, मैंने कहा कुछ ना दिया जाए, चार्ज सेपरेशन कितना मानना है, 1 इलेक्ट्रॉन का। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं बेटा, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं म्यू थ्योरेटिकल की। अब हमें म्यू थ्योरेटिकल निकालना है। देखो म्यू थ्योरेटिकल डी बाई में ईएसयू में चाहिए हमें, तो हमने चार्ज भी किसमें लेना है, ईएसयू में, और लेंथ भी किसमें लेनी है, ईएसयू में, सॉरी सेंटीमीटर में। तो ये अपने पास हो गया 4.8 इंटू 10 की पावर -10, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास आ गया म्यू थ्योरेटिकल। क्या आ गया बेटा? यही बात नहीं बनी, ये तो म्यू थ्योरेटिकल तो आ गया। ये रहा, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, म्यू थ्योरेटिकल। अब हमें क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंटल। कि सर दिया हुआ तो 1.05 जैसे इसने लिख रखा है, और ये पक्का गलत है। ये पक्का क्या है, क्योंकि बेटा ईएस डी बाई को भी तो ईएसयू में कन्वर्ट करो, और आपको सिखाया था एक डी बाई में कितना होता है, 10 की पावर -18 ईएसयू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो कोई दिक्कत है? दो गलतियां इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या गलती होती है, पहले तो म्यू लेथ निकालते समय डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नहीं करते, फिर चार्ज को ईएसयू में नहीं करते, तो आपके पास म्यू थ्योरेटिकल आ गया ईएसयू सेंटीमीटर में। तो जो एक्सपेरिमेंटल डीबाई है उसको भी किसमें कन्वर्ट करो, वापस से ईएसयू में, या फिर इसको डीबाई में कन्वर्ट करो, मतलब 10 की पावर -18 को क्या लिखो, ईएसयू, क्या लिखो, सर डीबाई लिखो, क्या लिखो, समझा क्या, इस डी बाई, इस डी की वैल्यू रखो बेटा, इस डी की वैल्यू ये है, तभी तो -18 से -18 कटेगा। आगे बात में पक्का? ये मैंने आपको पहले सिखा दिया था, हेनरी स्मिथ रूल परसेंटेज आयनिस कैरेक्टर निकालने का, 16 XA-XB -3.5 XA-XB का स्क्वायर। क्लियर है? आप XA और XB क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुट करो, क्या जाएगा, परसेंटेज आयनिक के कैरेक्टर। नेक्स्ट बने बेटा अपने पास में मॉलिक्यूल है। देखो अगर आपने पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल गिवन आएगा, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? ये ऑर्गेनिक की चीजें, वैसे ट्रांस होता है कि क्या होता है, सेम ग्रुप का ऑपोजिट साइज होना क्या कहलाता है, ट्रांस। जैसे ये दोनों CH3 एक दूसरे के क्या है बेटा, ऑपोजिट है। तो अब देखो बेटा ध्यान से, अगर ये ऑपोजिट है तो ऐसा ही बनेगा, देखो इसे ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्म। ये कार्बन कैसा है बेटा, sp3, और ये कार्बन कैसा है बेटा, sp2। तो बताओ इन दोनों कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp2 वाले की। तो क्या इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल है, तो क्या इसका मैग्नेटिक, इसका डाइपोल इधर ही आएगा। इसी तरह इसका डाइपोल किधर आएगा, इधर। क्या दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इधर कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन हाइड्रोजन की, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, जीरो। तो यहाँ म्यू कितना आएगा, जीरो। समझा क्या? अगर मैं इधर बात करूं तो इसे बोलते हैं सिस। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप, सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप है सेम साइड। तो देखो हाइड्रोजन सेम साइड, CH3 सेम साइड। इसका डाइपोल किधर जाएगा, इधर। इसका डाइपोल किधर जाएगा, इधर। इसका डाइपोल क्या करेगा, इसका पीछा। इसका डाइपोल क्या करेगा, इसका पीछे। तो क्या नेट जीरो आएगा। इस कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की, और अपने गलती कर दी, सॉरी, इसमें से डाइप इधर आएगा, और इसमें भी किधर आएगा, इधर। अपने गलती कर दी, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटा। क्या अब नेट जीरो आएगा क्या? देखो यहाँ पे जो डाइपोल है और यहाँ पे डाइपोल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हाँ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन नेट जीरो आई भाषण में, तो इसका म्यू टोटल जीरो नहीं है। तो सिस फॉर्म का जनरली म्यू टोटल जीरो नहीं होता, ट्रांस का म्यू टोटल क्या होता है, जीरो। अब जैसे ये है बेटा अपने पास में, क्या इसमें वेक्टर किधर आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, कार्बन की। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, कार्बन की। तो क्या ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। लेकिन यहाँ CH3 और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, कार्बन की। CH3 कम है ना। और कार्बन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो नेट जीरो आएगा कि नहीं आएगा, इस नेट जीरो। इसमें बताओ भाई, इन दोनों में से इसका इधर जाएगा बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन में से, और कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा, नेट जीरो आएगा क्या, इसका नेट जीरो। समझा क्या? अब एक सेकंड, इस MOT से पहले दो चार एग्जांपल और है, उन्हें और सल्टा लेते हैं।
एक मिनट रुकना, दो एग्जाम्पल वो लास्ट में लिखा है। हाँ, ये रहा। दो ध्यान से, अगर अपने कोई बोले एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, तो देखो यहाँ दो चीजें हैं बेटा, जो म्यू है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस पे। क्लियर है? अब जो बड़ा ध्यान से है कि चार्ज और डिस्टेंस के दोनों का मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ज देखना है, ऐसा नहीं सिर्फ डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, तो नेट आना चाहिए। तो देखो यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम अपन चार्ज देखते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम क्या देखते हैं, चार्ज। एक दो एग्जांपल को छोड़ दो, हर जगह चार्ज का मेजर देखा जाता है। तो बताओ एच एफ में से क्या एच एफ में चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा? ज्यादा खींचेगा तो क्या इस पे ज्यादा डेल नेगेटिव चार्ज आएगा? तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। तो बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे बोलते हैं कि एच एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एच सी एल से ज्यादा एच बी आर की, एच बी आर में सबसे कम है एच आई में। भाई यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे कम और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा। तो क्या यहाँ पे पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा। कि पोलराइजेशन ज्यादा कैसे होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है बेटा, सम का क्या, पक्का? कोई दिक्कत है? तो म्यू क्या आ गया, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो एच एफ का ज्यादा एच सी एल से, एच सी एल का ज्यादा एच बी आर से, एच बी आर का ज्यादा एच आई से। तो सेम लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। तो क्या होना चाहिए कि सी एस थ्री आई का ज्यादा सॉरी सी एस थ्री बी आर का क्या होना चाहिए, सी एस थ्री आई से ज्यादा, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो सेपरेशन भी क्या है, ज्यादा। फिर सी एस थ्री बी आर से ज्यादा किसका होना चाहिए, सी एस थ्री सी एल का। अरे बोलो। और सी एस थ्री सी एल से ज्यादा किसका होना चाहिए था, सी एस थ्री एफ का। लेकिन उसका सबसे ज्यादा नहीं होके एक पीछे होता है। क्या होता है बेटा, एक है कि सर इतना मतलब क्यों, क्योंकि बेटा साथ में डिस्टेंस भी तो है, साथ में क्या है, डिस्टेंस। आगे बात समझ में, क्या? हाँ तो वही तो दिक्कत हो गई ना, इलेक्ट्रॉनिक मैंने कहा दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई। तो चार्ज ऑफकोर्स फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, लेकिन दोनों की बॉन्ड लेंथ बहुत कम है। दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या बहुत है, कम। जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। आगे बात में तो हमसे इतना सा पूछता है कि सी एस थ्री सी एल और ऑर्डर पूछता है ऐसा कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमें क्या बताना है कि यहाँ कौन डोमिनेट कर गया बेटा, डिस्टेंस डोमिनेट कर गई, वरना तो चार्ज डोमिनेट करता है हर जगह। हम चार्ज के बेस पे बोलते हैं, जहां चार्ज सेपरेशन ज्यादा वहीं पोलराइजेशन ज्यादा, जहां पोलराइजेशन ज्यादा वहीं डायपोल मोमेंट है ज्यादा। सारी बात में तो होना तो सी एस थ्री एफ चाहिए था, लेकिन होता कौन है, सी एस थ्री सी एल। इंपॉर्टेंटली याद रख लेना बेटा, बहुत बार पूछा हुआ इसको, इस ऑर्डर को, पूरा ऑर्डर पूछता ही। बस इसी में दिक्कत है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी जहां चार्ज सेपरेशन ज्यादा वहीं पे डायपोल मोमेंट है ज्यादा। अब देखो ध्यान से, हमसे पूछता है बेटा सी सी एल फोर, सी एच फोर, सी एच थ्री सी एल, सी एच टू सी एल और सी एच सी एल थ्री, इन चारों में पूछता है। इन चारों में से मैं कहूंगा ये दो तो नॉन पोलर है, सारे सराउंडिंग सेम, कोई लोन पेयर है नहीं। तो ये तीन पोलर है, इन तीनों पोलर में पूछता है किसका ज्यादा किसका कम। तो देखो ये सी एच थ्री सी एल, क्या सारा का सारा जुड़ेगा बेटा एक तरफ आगे? भाई कार्बन हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन कार्बन की तरफ, ये हाइड्रोजन कार्बन की तरफ, ये हाइड्रोजन कार्बन की तरफ, और सब किसकी तरफ जा रहे हैं, तो सारा का सारा जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? अगर दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन होते तो क्या बेटा, ये क्लोरीन इधर खींचता, ये क्लोरीन है, तो क्या नेट वेक्टर सम आता? और वेक्टर सम हमेशा क्या होता है, जीरो। थोड़ी जीरो क्या मतलब कम आता। भाई दो चीजों का अगर वेक्टर सम करें, देखो यहाँ तो सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ दो जनों को बांटना ही हो, तो क्या नेट जीरो है, कम आएगा कि नहीं आएगा? और क्लोरोफॉर्म में तो तीन जने, ये कहता है मैं इधर दूंगा, ये कहता है मैं इधर, मैं इधर, मैं इधर, क्या नेट क्या आएगा, कुछ कम आएगा। देखो यहाँ पे सब जुड़ रहे हैं क्योंकि सब सारे हाइड्रोजन कार्बन की तरफ और कार्बन सारा क्लोरीन की तरफ। यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन तो कार्बन को दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों इस तरह से तोड़ रहे हैं आपस में, तो क्या नेट कुछ कम आएगा? यहाँ पे नेट कुछ और कम आएगा, तो तीन जनों में बट रहे हैं। तो अपन कैसे याद रखेंगे बेटा, जितने आपस में जितने टुकड़े होंगे उतना, मतलब एक यूनिटी में होता है ना, जितने टुकड़े होंगे उतना ही कमजोर हो जाता है, उतना ही क्या हो जाता है, कमजोर। तो ये तो वैसे नॉन पोलर है, तो इनकी तो बात है ही नहीं, बात इन तीन की है। तो देखो बेटा ध्यान से, इसमें तीन टुकड़े हो रखे हैं क्योंकि तीन क्लोरीन तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, फिर दो क्लोरीन दो डायरेक्शन में, और यहाँ एक क्लोरीन एक ही लीडर, सारा एक तरफ जाएंगे, सारे क्या जाएंगे, एक तरफ। जबकि यहाँ कितने लोगों में बटेंगे, तीन लोगों में, तीन तरफा बटेंगे। यहाँ कितने में बटेगा, दो में, यहाँ एक में, सारा एक जना ले जाएगा। तो ये क्या नेट इसमें एकदम सारा का सारा इधर ही आएगा, यूं सारा का सारा क्या आएगा, एक तरफा। जबकि इसमें नेट क्या आएगा,
दो एक तरफ ले जाएंगे तो ये इधर ले जाएगा और ये इधर, क्या आगे बढ़ पाएगी गाड़ी? और इसमें क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन तो ऑफकोर्स इधर ही दे रहा है, लेकिन ये इधर ले जाना चाह रहा है, ये इधर ले जाना चाह रहा है, ये इधर ले जाना चाह रहा है, कहीं जा पाएंगे? समझा? नेक्स्ट वन हमसे पूछता है बेटा अमोनिया और NF3 में। तो मुझे पता है, देखो बेटा यहाँ पर भी वही है बेटा, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो क्या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में सारा डायपोल इधर आएगा? और अगर बॉन्ड नहीं हो तो किसकी तरफ जाएंगे? लोन पेयर की तरफ। तो सारा का सारा जुड़ रहे, सारा का सारा। लेकिन यही चीज में जब मैं NF3 में ले जाऊं तो NF3 भी बेटा टेट्राइडल होता है, ऐसा ही बनता है। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सारा का सारा नीचे आएगा। लेकिन लोन पेयर तो हमेशा क्या जाएगा? एटम से लोन पेयर की तरफ। तो क्या इसमें सारा जुड़ रहा है क्या आपस में? तो नेट क्या आएगा? कुछ एक कम। तो ध्यान रहे अमोनिया का ज्यादा होता है किससे? NF3 से। कम का क्या? अरे बोलो। ये आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? खत्म। कल अपन पढ़ेंगे बेटा MOT और उसके बाद में फाजान रूल वाला एप्लीकेशन। 2-3 क्लास का और बचा है। क्लियर है? चलो।